गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारा कंसिडरेशन चैप्टर और शुरुआत करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो जैसा कि बच्चों आपको पहले भी एक रूल समझाया था, ये एग्जाम्पल उसी रूल पर बेस्ड है। क्या रूल बताया था आपको? एक रूल समझाया हुआ है पहले भी, चिनैया वर्सेस रमैया के केस लॉ में भी वो रूल यूज हुआ था। क्या कि अगर कोई स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, एनी पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट फाइल अ सूट, कोई भी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर नहीं सकता। ये रूल ऑलरेडी चिनैया वर्सेस रमैया के केस में प्रूव भी कर दिया था, बट हाँ इसकी एक एक्सेप्शन भी थी, उसको अभी हटाते हैं। उसी के ऊपर एक एग्जांपल करवा रहा हूं। एक कंपनी थी बच्चों, कंपनी का नाम अभी ले लेते हैं डी लिमिटेड, पूरा भी बताऊंगा क्या नाम था कंपनी का, नाम भी मान के चलो डी लिमिटेड। डी लिमिटेड ने कुछ टायर्स सप्लाई करे। टायर्स किसको सप्लाई करे? किसी मिस्टर एक्स को, किसी मिस्टर एक्स को। अच्छा, टायर्स इस कंडीशन पर सप्लाई करे, सप्लाई ऑफ टायर, सब टायर्स इस कंडीशन पर सप्लाई करे कि मिस्टर एक्स आप आगे किसी को भी टायर बेचोगे ना, तो आप उससे एक वादा करोगे, वादा करवाओगे, मतलब उसके साथ एक प्रॉमिस लोगे कि वो उन टायर्स को हमारे लिस्टेड प्राइस से कम में नहीं बेचेगा। हम कौन है? मैन्युफैक्चरर। आप कौन हो? होलसेलर। तो आपको क्या वादा लेना है? दैट, कंडीशन क्या रखी थी इन्होंने बेचते टाइम? ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट एनी सप्लायर, दैट एनी सप्लायर या रिटेलर लिख लो, एनी रिटेलर टू whom X will supply the tires, to whom X will supply the tires, should promise to X, should promise to X मतलब आपको वो वादा करे to not to sell, to not to sell below the listed price of D, below the listed price of D। अच्छा, ऐसा वादा इसने क्यों लिया? क्योंकि अगर मिस्टर एक्स डी के लिस्टेड प्राइस से कम में बेचेगा तो डी की सेल नहीं होगी, है ना जी। तो इस कंडीशन पर एक कंपनी ने मिस्टर एक्स जो कि होलसेलर थे उनको टायर से सप्लाई करे, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया किनके बीच में? डी लिमिटेड और मिस्टर एक्स। बिल्कुल ठीक है। अब क्या हुआ? अब इस होलसेलर ने बच्चों, इस होलसेलर ने सेम ऐसी ही कंडीशन के साथ सप्लाई कर दिए टायर्स किसी एस लिमिटेड को, सेल ऑफ टायर्स, ठीक है ना। और ये कंडीशन भी उनको बता दी, उससे प्रॉमिस ले लिया, बेच दिए एस लिमिटेड को और प्रॉमिस ले लिया कि आप डी के लिस्टेड प्राइस से इसे कम में सेल मत करना। अब हुआ क्या? एस लिमिटेड ने आगे, एस लिमिटेड कौन है? रिटेलर। एस लिमिटेड कौन है? रिटेलर। एस लिमिटेड सोल्ड द टायर्स बिलो द लिस्टेड प्राइस, उसने लिस्टेड प्राइस से कम में वो टायर बेच दिए। अब मिस्टर, सॉरी, डी लिमिटेड को ये बात पता चली। अच्छा, एक और चीज समझना, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसके साथ, डी का हुआ एक्स के साथ, एक्स का हुआ एस के साथ। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दो कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में। अब जब डी को ये बात पता चली तो डी ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, किसके अगेंस्ट में? एक्स लिमिटेड के अगेंस्ट में, और कहा इन्होंने किया हुआ वादा तोड़ा है और मुझे मेरे
डैमेजेस का पैसा चाहिए। फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एस लिमिटेड फॉर क्लेमिंग डैमेजेस, कि मुझे हमारे एस लिमिटेड, ये एस लग भी रहा है, अगेंस्ट एस लिमिटेड फॉर क्लेमिंग डैमेजेस, कि हमें हमारे नुकसान का पैसा चाहिए। तो आपको पूरा केस समझ आया? केस क्या था फिर से देखो। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सप्लाई ऑफ टायर्स के साथ कंडीशन रखी गई, होलसेलर ने उस कंडीशन को मानते हुए, उसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए सप्लाई कर दिए, सेल कर दी टायर्स को, बट एस लिमिटेड ने उन टायर्स को बिलो द लिस्टेड प्राइस सेल कर दिया। और केस तो एक्स को करना चाहिए था, बट किया डी लिमिटेड ने डैमेजेस क्लेम करने के लिए। बताओ क्या ये डैमेजेस का पैसा डी लिमिटेड को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, केस लॉ का नाम भी लिख लो, पूरा नाम भी लिख लो। इन कंपनियों का नाम क्या था? ओरिजिनल केस लॉ है ड्यूनलॉप न्यूमैटिक, ड्यूनलॉप न्यूमैटिक लिमिटेड, टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड। तो आप समझ ही गए होंगे, ड्यूनलॉप न्यूमैटिक टायर कंपनी किसका नाम है और सेल्फ्रिज किसका नाम है? इस कंपनी का नाम क्या है और सेल्फ्रिज किसका नाम है? एस लिमिटेड का। एक्स का कोई रोल ही नहीं है। बताओ जी, क्या ये पैसा ड्यूनलॉप न्यूमैटिक कंपनी को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? फटाफट बता दो जी, क्या ये पैसा इनको कंपेंसेशन का मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बता दो जी, क्या ये पैसा इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या डी लिमिटेड को एस लिमिटेड से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बता दो। तो बच्चों आंसर इज नो। ये पैसा डी लिमिटेड रिकवर नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट फाइल अ, और ये बात किस केस लॉ ने प्रूफ कर दी आपको? ड्यूनलॉप न्यूमैटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड। और सेम बात चिनैया वर्सेस रमैया बेबी कोर्ट ने प्रूव कर दी थी, बट कोर्ट ने उस केस में एक एक्सेप्शन भी दी थी। यहां भी एक्सेप्शन की बात अब हम नहीं कर रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? तो क्या डिसीजन होगा कोर्ट का बच्चों? नो डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड, नो डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड एज डी लिमिटेड इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि डी लिमिटेड का एस लिमिटेड के साथ कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अच्छा, यही केस में अगर बताना, ये केस जो है, ये सूट जो है, इसकी जगह मिस्टर एक्स ने किया होता, डी लिमिटेड की जगह ये केस मिस्टर एक्स ने मिस्टर एस के अगेंस्ट में किया होता, सेल्फिश लिमिटेड के अगेंस्ट में किया होता, क्या फिर डैमेजेस मिलते? आंसर इज यस सर। तब आपको डैमेजेस मिलते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो हुए थे, एक डी और एक्स के बीच में और दूसरा एक्स और एफ के बीच में। एक्स एफ के अगेंस्ट में केस फाइल कर कर डैमेजेस ले सकता था, बट डी और एफ का कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट में ले लो। और अब आते हैं फिर अपने मेन कॉन्सेप्ट पर, जो इस एग्जाम्पल के लिए करवाया है, जिसके लिए ये एग्जाम्पल करवाया है। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? तो बच्चों, जो आपको रूल मैंने ऊपर बताया, क्या रूल था? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट। बच्चों इस रूल को ले
इस रूल को लीगल मैक्सिम में कहा जाता है। लीगली इस रूल का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ, इस रूल का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहता है ये रूल? दिस मैक्सिम सेज, दिस मैक्सिम सेज क्या? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कांट सू अपॉन इट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर नहीं सकता। एग्जाम्पल कौन सा लोगे आप? वही ऊपर जो हमने पढ़ा, क्या नाम था कंपनी का? ड्यूनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड, वर्सेस सेल्फ्रिज लिमिटेड। फटाफट इस डॉक्ट्रिन का अब लीगल नाम लर्न करो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी डॉक्ट्रिन को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल, वो केस लॉ समझाया। हालांकि ये बात ऑलरेडी हम चिन्हैया वर्सेस रमैया के केस लॉ में समझ सकते थे, बट क्योंकि बच्चों ये ड्यूनलॉप वाला जो केस है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मुझे इस केस लॉ को समझाना भी था, इसी बहाने हमारा एक और केस लॉ कवर हो गया, तो इसलिए मैंने इस केस लॉ को इसके साथ ही पढ़ा दिया। तो आप इस रूल को वैसे भी जानते हो, समझते हो, आपने पहले भी इस रूल को पढ़ रखा है। क्या? कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट थी, उसको केस फाइल करने का अधिकार नहीं होता। क्या बात समझ में आती है? बट बच्चों, जैसा कि मैंने आपको चिन्हैया वर्सेस रमैया में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद चिन्हैया केस फाइल कर पाई थी, यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस थी। तो इस रूल की कुछ ना कुछ भैया एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस फाइल कर सकता है। और आपको पता ही है, हर लॉ में, हर रूल की एक्सेप्शंस होती हैं, और वही एक्सेप्शंस सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बच्चों, हमें इसके एक्सेप्शन केसेस को पढ़ना स्टार्ट करना है। ये एक्सेप्शंस बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ना जाने कितनी बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? ऑलरेडी चिन्हैया वर्सेस रमैया में ये बात भी समझ ली थी। इवन अ पार्टी हु इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो कि कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, मे फाइल अ सूट इन फॉलोइंग केसेस। जो आपको अब केसेस पढ़ाने वाला हूं, उन केसेस के अंदर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस फाइल कर सकता है। अच्छा, फिर से जनरली बताओ, जनरली आपसे कोई पूछे कि क्या स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल करने का अधिकार रखता है, आप उसे तुरंत कह देना नो, एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इन द केस लॉ ड्यूनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सिल्फ्रिज लिमिटेड, stranger to contract can't sue upon it, but this rule has certain exceptions, और वो एक्सेप्शंस पढ़नी अब करते हैं हम स्टार्ट। आई गेस आप लोगों ने ऊपर वाले टॉपिक का तो स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एक करके एक एक एक्सेप्शन समझेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे।
स्टार्ट करें। चलो बच्चों, अब एक्सेप्शंस पढ़नी करते हैं स्टार्ट। मुझे ये हटाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एग्जाम्पल के लिए अच्छी खासी जगह चाहिए। ध्यान से देखना बच्चों, एक है, कहाँ बनाए, यहाँ बना लेते हैं। एक है ग्रैंडफादर, एक कौन है, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर का एक है ग्रैंडसन। अब ग्रैंडफादर को लग रहा है, ग्रैंडफादर को लग रहा है जो मेरा ग्रैंडसन है वो अभी माइनर है, माइनर है, माइनर तो आपको पता ही कौन होता है, मेरा एक माइनर ग्रैंडसन है, और ना जाने मेरी जिंदगी में अब कितने दिन बचे हैं, कब यमराज आ जाएं और मुझे अपने साथ ले जाएं। मेरे जाने के बाद मेरी जो ये प्रॉपर्टी है इसकी रख रखाव कौन करेगा, मेरा तो दुनिया में माइनर ग्रैंडसन के सिवा है ही कौन, और वो भी अभी इस लायक नहीं कि मैं उसको सारी प्रॉपर्टी दे दूं, हैंड ओवर कर दूं, तो मैं क्या करूं। अब इसके लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला, इन्होंने क्या करा, अपने वकील को बुलाया। ऐसा ही होता है बच्चों। और वकील को बुलाने के बाद उससे कहा कि लॉयर साहब सुनो मेरी बात, मेरे तो जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं, मैं किसी भी समय स्वर्ग सिधार सकता हूं, मैं आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं, हमेशा के लिए नहीं, आपको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, ट्रस्टी बना रहा हूं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ट्रस्ट। क्या बोलते हैं इन्हें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट। मैं आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी का ट्रस्टी बना रहा हूं, कब तक के लिए, जब तक मेरा माइनर ग्रैंडसन मेजर ना हो जाए, और जब वो मेजर हो जाए तो आप इसकी सारी ये जो प्रॉपर्टी है वो इसको ट्रांसफर कर देना। क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ट्रांसफर ऑल प्रॉपर्टी टू माय ग्रैंडसन ऑन बिकमिंग मेजर। जैसे ही वो क्या हो जाए, मेजर हो जाए, सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंडसन को आप क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। लोग ऐसा करते हैं बच्चों, आपको पता ही है, लोग ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। इन्होंने अपने माइनर ग्रैंडसन के लिए क्रिएट करी, लोग धार्मिक स्थलों के लिए क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, चाहता है कि मेरे मरने के बाद इस्कॉन टेम्पल में कुछ दान जाता रहे, हर साल दान जाता रहे, खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो वो ट्रस्ट बना जाते हैं कि ये लो जी, मैंने ट्रस्ट लिख दी कि हर साल मेरी जायदाद में से 1 लाख रुपया इस्कॉन टेम्पल को जाता रहेगा। तो इन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ ट्रस्ट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे पार्टीज के नाम देखो, सबसे पहले तो पार्टीज के नाम देखो। पार्टीज कौन कौन सी होती हैं बच्चों, जो ट्रस्ट बनाता है, जिसने ट्रस्ट क्रिएट करी है, वेट अ सेकेंड, जिसने ट्रस्ट क्रिएट करी है बच्चों, इसका नाम होता है ट्रस्ट क्रिएटर। हमारे ग्रैंडफादर ने ट्रस्ट क्रिएट करी है, बनाने वाले हैं, इनका नाम है ट्रस्ट क्रिएटर। जो उस प्रॉपर्टी की देखरेख करेगा, रख रखाव करेगा, उसका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, ही इज कॉल्ड ट्रस्टी। और इस ट्रस्ट से जिस पार्टी का बेनिफिट होने वाला है, जो पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, जैसे इस्कॉन टेम्पल, यहाँ माइनर ग्रैंडसन, इसको बोलते हैं बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। तो 3 पार्टीज हो गई, कौन कौन, ट्रस्ट क्रिएटर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट। और कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन है, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं ग्रैंडफादर और लॉयर। माइनर को तो कुछ पता ही नहीं है। क्या बात समझ में आती है। तो 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रस्ट क्रिएटर एंड ट्रस्टी, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती हैं, 3 पार्टीज होती हैं। अब हुआ क्या, ट्रांसफर ऑल प्रॉपर्टी टू ग्रैंडसन ऑन बिकमिंग मेजर, ये ट्रस्ट बना दी, ट्रस्टी बना दिया, और उसके बाद स्वर्ग सिधार गए। अब स्वर्ग सिधार गए, सब कुछ हो गया। कुछ सालों बाद आपको पता ही है, माइनर बिकेम मेजर, माइनर को एक दिन मेजर तो होना ही था। अच्छा, यहीं आपसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं,
कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट से लिंक करके। बताना इसकी मेजॉरिटी 18 साल में आ जाएगी या 21 साल में आएगी। गलत आंसर मत देना, बोलो 18 साल में इसकी मेजॉरिटी आएगी या 21 साल में इसकी मेजॉरिटी आएगी। तो बच्चों इसकी मेजॉरिटी कब आ जाएगी? जनरल केसेस है, स्पेशल केस कहां लगा बताओ? क्या कोर्ट ने इसके लिए गार्जियन या कुछ अपॉइंट करा? नो। क्या कोर्ट ऑफ वार्ड्स में इसकी प्रॉपर्टी है? नो। 18 साल जनरल केस है, ठीक है जी। मेजर हो गया, और वादे मुताबिक अब लॉयर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है। तो लॉयर ने क्या करा बच्चों? लॉयर ने सोचा माइनर को कुछ पता तो है नहीं, ऐसा करता हूं इसको 80% प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं, सिर्फ ट्रांसफर्ड 80% प्रॉपर्टी ओनली, और 20% चुपचाप रख ली। सोचा उसको थोड़ी ना कुछ भी पता है, वो तो इतने से भी खुश हो जाएगा, और सिर्फ 80% प्रॉपर्टी इसको क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी, बाकी 20% की हड़प गया। अब कुछ टाइम बाद माइनर को अपने ग्रैंडफादर का एक लेटर मिला, मतलब इसी मेजर को ग्रैंडफादर का एक लेटर मिला, जिसमें उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिख के इसके लिए छोड़ रखी थी, ताकि ये वेरीफाई कर सके। और जैसे ही मेजर ने वो लेटर पढ़ा, उसने देखा यार अभी तो कुछ प्रॉपर्टी बाकी है जिसके बारे में लॉयर ने मुझे बताया ही नहीं, और जब मैं मांगने गया तो लॉयर मुकर गया। तो मेजर ने केस फाइल कर दिया, फाइल्ड अ सूट, कि सर ऐसी ऐसी बात है जज साहब, वो इतनी प्रॉपर्टी दे के गए थे, आप चेक करवा लो, इतनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे रजिस्टर्ड भी है, बट जब मुझे प्रॉपर्टी मिली है वो सिर्फ कितनी मिली है? 80% मिली है। मेरी बाकी 20% प्रॉपर्टी खा गए हैं ये लॉयर साहब, मुझे ये प्रॉपर्टी दिलवाओ। अब बताओ क्या इस पर्सन को, इस मेजर ग्रैंडसन को, वो प्रॉपर्टी जो 20% है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी? पूरा केस समझना आप, पूरा एक बार नंबरिंग करा देता हूं केस की। नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ग्रैंडसन थे, एक लॉयर को बुलाया, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी कि भैया सारी प्रॉपर्टी मेरे ग्रैंडसन को ट्रांसफर कर देना जब वो मेजर हो जाए। उसके बाद मतलब ये सारी बातें हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट बना दिया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट बनाने के बाद एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद कुछ टाइम बाद मेजर हो गया उनका ग्रैंडसन, और 80% प्रॉपर्टी दे दी, और मेजर ने बाकी 20% प्रॉपर्टी के लिए केस फाइल कर दिया। क्वेश्चन इज क्या इनको ये प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे ये जो ग्रैंडसन है ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो कौन कौन है, देख लो, ग्रैंडफादर और लॉयर। ग्रैंडफादर और लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट हुआ है। माइनर ग्रैंडसन बीइंग स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर रहा है। क्या उनको केस फाइल करने की परमिशन दी जाएगी? क्या उनको अपनी 20% प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो बच्चों आंसर इज बिल्कुल मिलेगी। यही पहली एक्सेप्शन है कि अगर कोई पर्सन बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट है तो वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद केस फाइल करने का अधिकार रखता है। ये हो गया हमारा पहला केस। सिमिलर बात अगर देखी जाए तो चिन्नैया वर्सेस रमैया से मैच कर रही है। वहां पे माता जी और बेटी थी, वहां ट्रस्ट की कोई बात नहीं हुई थी, वहां सिर्फ एन्युटी देने की बात हुई थी। यहाँ पे एक ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बातें सेम है। वहां पे भी चिन्नैया बेनिफिशियरी थी इसलिए उसे प्रॉपर्टी मिल गई, यहाँ पे भी ये बेनिफिशियरी है इसलिए इन्हें प्रॉपर्टी मिलेगी। फटाफट पहली एक्सेप्शन का स्क्रीनशॉट, फटाफट पहली एक्सेप्शन का स्क्रीनशॉट। चलें आगे, चलो आगे आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? एग्जाम्पल, पहले हर किसी का एग्जाम्पल करवाऊंगा पहले, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 देखना,
एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ मैं, तो फैमिली ट्री क्या होता है समझना। कई बार कोर्ट ये फैमिली ट्री बनाता है जब भी प्रॉपर्टी के मुकदमे वगैरह चलते हैं ना, पार्टीशन के मुकदमे वगैरह चलते हैं, तो फैमिली ट्री कोर्ट मंगवाता है कि भाई फैमिली ट्री बना के दो, कौन हेड है, उसके क्या बच्चे हैं, कौन उसका भाई है, बीवी है, पूरा एक फैमिली ट्री। तो एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ। एक ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर के 3 बच्चे। ग्रैंडफादर के कितने बच्चे? 3। सन 1, ये नाम है इनके, ठीक है ना, नाम रख रहा हूँ ये। सन 1, सन 2 और सन 3। अब इनके भी बच्चे, इसका एक बच्चा, बेबी 1, इनके 2 बच्चे, बेबी 2, बेबी 3, इनके भी 2 बच्चे, बेबी 4, बेबी 5। अब ग्रैंडफादर ने फैसला करा कि यार किसी भी टाइम मेरी डेथ हो सकती है, और मेरी डेथ हो जाए उससे पहले मैं अपने बेटों को उनकी जायदाद में जो हिस्सा बचता है वो दे देता हूँ, बाद में झगड़ा हो, लड़ाई हो, इससे अच्छा अभी जीते जी एक पार्टीशन कर देते हैं। तो उन्होंने फैसला करा, उन्होंने तीनों बेटों को बुलाया, उन्होंने कहा बैठो, और आज मैं अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा करने जा रहा हूं। मैं सन 1 को दूंगा अपनी प्रॉपर्टी में से 40% हिस्सा, सन 2 को दूंगा 30% हिस्सा, और सन 3 को दूंगा 30% हिस्सा। यानी कि एक पार्टीशन का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीशन, ठीक है ना, एक बना लिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीशन। डीड वगैरह बना ली, साइन वगैरह करवा लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीशन हमेशा राइटिंग में ही बनाने चाहिए, बनते राइटिंग में ही है, ओरली वैलिड नहीं माने जाते, ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो राइटिंग में बना दिए, साइन वगैरह सब करवा लिया, और पार्टीशन होना ही वाला था, होना बाकी था कि उतने में सन 1 भाई साहब एक्सपायर हो गए। अब इस बेबी 1 की ग्रैंडफादर से बिल्कुल नहीं बनती थी, तो अब ग्रैंडफादर ने कहा क्योंकि सन 1 तो चले गए, तो मेरी प्रॉपर्टी के अब सिर्फ 2 हिस्से होंगे, 50% जाएगा सन 2 को और 50% जाएगा सन 3 को, यानी कि अब इनको 30 की जगह कितना जाएगा, अब इनको 50% हिस्सा जाएगा, क्योंकि सन 1 तो एक्सपायर हो गए। बेबी 1 ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कहा जी प्रॉपर्टी का बंटवारा होने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मेरे फादर को 40% हिस्सा मिल रहा था, और अब क्योंकि उनकी डेथ हो गई है तो उनका जो 40% का हिस्सा है उसका अधिकारी मैं हूं, मुझे वो 40% हिस्सा मिलना चाहिए। बताओ क्या ये 40% हिस्सा बेबी 1 को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ क्या ये 40% हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो कौन है, एक जगह ग्रैंडफादर और दूसरी जगह सन 1, सन 2, सन 3, ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं। ग्रैंडफादर सन 1, सन 2, सन 3, ग्रैंडफादर देने वाले और सन 1, सन 2, सन 3 लेने वाले। ये बेबी 1, बेबी 2, बेबी 3, बेबी 4, बेबी 5 तो क्या है? ये बेबी 1, बेबी 2, बेबी 3, बेबी 4, बेबी 5 तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या इनका किया हुआ ये केस वैलिड माना जाए, मिलेगा ये नहीं मिलेगा? तो आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा। पार्टीशन, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, पार्टीशन। अगर पार्टीशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस फाइल कर सकता है, और ये कोई स्ट्रेंजर नहीं है, अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये बेनिफिशियरी है। सर कैसे बेनिफिशियरी है भाई? जो प्रॉपर्टी ए को मिलती, जो प्रॉपर्टी सन 1 को मिलती, वो ऑब्वियस ही बात है उसका बेनिफिशियरी तो बेबी 1 ही रहता, उसका बेनिफिशियरी तो बेबी 1 ही रहता, उसकी सारे के सारे बेनिफिट तो बेबी 1 ही उठाता। तो पार्टीशन के केसेस में या एनी अदर फैमिली अरेंजमेंट, ऐसा ही कोई और फैमिली अरेंजमेंट, और एनी अदर फैमिली अरेंजमेंट, तो पार्टीशन और एनी अदर फैमिली अरेंजमेंट के केसेस में इवन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कोई है तो वो केस फाइल कर सकता है। फटाफट इसको
नोट डाउन कर लो, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो दो एक्सेप्शंस में, अगर कोई बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट है और दूसरा पार्टीशन और एनी अदर फैमिली अरेंजमेंट में कोई बेनिफिशियरी है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। चलें आगे। चलो बच्चों, चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 तो बच्चों बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका आंसर तो मुझे आप भी बता दोगे। ये कोई एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, याद करो वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, ठीक है जी। और ये अपना बिजनेस करते हैं दिल्ली में। इन्होंने अपना एक एजेंट अपॉइंट करा, मान लो पुणे में, और उनसे कहा कि भाई साहब आप मेरे बिहाफ पे सेल करो, और जो भी आप सेल करोगे, जो भी आप सेल करोगे, अरे यार एक क्या कर रहा हूं? इन्होंने अपना एक एजेंट अपॉइंट करा, अच्छा नाम भी रख लेते हैं इनके, इसका नाम रख देते हैं मिस्टर एक्स, इसका नाम रख देते हैं मिस्टर वाई। इनको अपॉइंट करा पुणे में कि मेरे बिहाफ पे सेल करो, जो भी आप सेल करोगे उसका आपको क्या दूंगा, कमीशन दूंगा, सो क्या दूंगा आपको, कमीशन दूंगा। और इनको गुड्स की डिलीवरी कर दी, गुड्स डिलीवर्ड कर दिए कि ये लो जी, ये रे गुड्स बेचो जाके। तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में भी पढ़ना है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो गया, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब बच्चों इस एजेंट ने आगे जाकर सेल करी, मान लो जी सेल करी मिस्टर जेड को, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सेल कर दी। और सेल करने के बाद, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और जेड के बीच में हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये ऑलरेडी आपको पढ़ना ही है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, यानी दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमारे सिलेबस के हैं। अब देखना हुआ क्या, प्रिंसिपल एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंट जेड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और अभी सेल क्रेडिट पर हुई थी, सेल का पैसा आना बाकी था कि एजेंट की डेथ हो गई, पैसा तो मिला नहीं। अब प्रिंसिपल ने क्या करा, प्रिंसिपल गया पुणे, और प्रिंसिपल ने कहा कि मिस्टर जेड मुझे वो गुड्स का पैसा दे दो। जेड क्या था, कौन सा पैसा भाई, आपको कौन सा पैसा दे दूं। उसने कहा मेरे एजेंट ने आपको जो गुड्स सप्लाई करे थे वो मेरे बिहाफ पर करे थे, उनका पैसा लेने का अधिकारी मैं हूं। जेड ने कहा जी मैं कोई पैसा आपको नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एजेंट के साथ हुआ था, मैं आपको ना जानता हूं ना पहचानता हूं। और आप ये बात समझ लो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल नहीं कर सकता, मेरा आपके साथ कोई भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, मैं केस फाइल कर देता हूं, फिर देख लेते हैं। फाइल सूट। बताओ जी इस प्रिंसिपल को पैसा इनका मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हुआ, गुड्स को डिलीवर कर दिया गया, इन्होंने सेल ऑन क्रेडिट करी, ठीक है जी। उसके बाद इनकी डेथ हो गई, इन्होंने पेमेंट मांगी, मना कर दिया, केस फाइल करा पैसा रिकवरी के लिए। क्या ये पैसा प्रिंसिपल को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये पैसा उनको तब भी क्लेम मिलेगा, इस पैसे का क्लेम उनको मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एजेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू, फटाफट बच्चों इसका ले लो, फटाफट बच्चों इसका ले लो स्क्रीनशॉट। फटाफट बच्चों इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
ले लिया बच्चों। चलो अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखते रहना। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। हुआ क्या बच्चों, ये कोई मिस्टर ए थे और इन्होंने क्या करा, अपनी कुछ प्रॉपर्टी मिस्टर बी को बेची, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसा करते हैं, बी का नाम बी नहीं रखते, बी का नाम रखते हैं मिस्टर आर। अब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर आर को बेची, तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसका मतलब। अच्छा, मिस्टर बी ने इनको ना 50% पैसा दे दिया, 50% पेमेंट ए को दे दी, और कहा मैं 50% कुछ टाइम बाद देता हूं। अब ए ने कहा आप ऐसा करना मिस्टर आर, आप जो 50% पैसा बच गया ना वो मुझे मत देना। इनसे कहा क्या कि पे द रिमेनिंग अमाउंट, आस्क्ड टू पे द रिमेनिंग अमाउंट, जो पैसा मेरा बच गया ना आपके पास, रिमेनिंग अमाउंट टू माई क्रेडिटर, मुझे भी किसी का उधार देना है, टू माई क्रेडिटर मिस्टर डी। आप ऐसा करना, बाकी जो 50% पैसा बच गया, ये मैं आपको फोन नंबर दे रहा हूं, मिस्टर डी को दे देना। आर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे फोन नंबर दे तो मैं मिस्टर डी को ये पैसा रिटर्न कर देता हूं। अब इन्होंने मिस्टर डी को फोन करा, इन्होंने मिस्टर डी को फोन करा। ये मिस्टर डी एक्चुअल में है कौन? मिस्टर डी इज क्रेडिटर ऑफ ए। और आर ने बोला डी को कि सर, मिस्टर ए ने आपको ये 50% की बची हुई पेमेंट करने के लिए कहा है, बताओ जी आपके पास कब आ जाऊं? मिस्टर डी ने कहा जब मर्जी आ जाओ, पैसा लेने में क्या दिक्कत है। और आर गए और डी को उस बचे हुए 50% में से भी 50% दे दिया, यानी कि पेड पेड 50%, पेड, कैसे लिखें इसे, पेड मेड पार्ट पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50%, मेड पार्ट पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50%, यानी कि उस 50% का भी पार्ट पेमेंट करी है, मेड पार्ट पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% एंड promised to pay outstanding after some time। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए ना, तो यहां लिख लेते हैं कि 25%, यानी कि 50 यहां 25 यहां, टोटल 75 हो गया। क्या बात समझ में आई? जब उनके पास गए तो उनसे कहा मेरे पास 50% ही पड़ा है, ये लो 50%, बाकी का मैं आपको कुछ टाइम बाद देता हूं। यानी कि एक तरह से अपनी डेट की एक्नॉलेजमेंट दिया है कि सर आधा ले लो, आधा आपको बाद में दे देता हूं। मेड पार्ट पेमेंट ऑफ रिमेनिंग 50% एंड प्रॉमिस टू पे आउटस्टैंडिंग आफ्टर सम टाइम। अब डी कुछ टाइम बाद आर को कॉल करते, सर वो पैसा भिजवा दो। आर कहता अभी नहीं है, बाद में भिजवाऊंगा। फिर कॉल करते, आर वो पैसा भिजवा दो।
आर कहता सर मुझे बार बार परेशान मत करो, भिजवा दूंगा। फिर आर को कॉल करा, सर वो पैसा भिजवा दो। आर कहता सर मेरा आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मुझे बार बार फोन मत करो, और इसके बाद मेरे पास कॉल नहीं आ जाना चाहिए, मैं आपको अभी कोई पैसा देने के लिए लायबल नहीं हूं, जब मेरे पास होगा मैं तब दूंगा, आप मुझे कॉल मत करो। डी कहता यार ये क्या बात हुई, जब मुझे वादा कर दिया मैं बाकी का पैसा तुझे दूंगा, उसमें से आधा दे भी गया, तो बाकी का आधा देने में क्या दिक्कत आ रही है। इसने कहा ठीक है ये ऐसे नहीं मानेगा, और कोर्ट में क्या कर दिया, केस फाइल्ड सूट। अगेन कोर्ट में केस पहुंचा, आर की वही सेम बात, सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था ए के साथ, मिस्टर ए मेरे से पैसा मांगे, वो केस फाइल करे, मैं पैसा दूंगा। डी का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है केस फाइल करने का, इवन मैंने तो उन्हें 25% की पेमेंट अपनी तरफ से कर दी है, मुझे उल्टा मांगना चाहिए, वो मेरे से किस बात का आउटस्टैंडिंग मांग रहे हैं। बताओ जी, क्या मिस्टर डी को ये जो इनका रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग पोर्शन रह गया है ये मिलना चाहिए? क्या इनके द्वारा किया गया ये केस वैलिड है या नहीं है, बताओ। तो आंसर इज यस, ये केस बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि बच्चों आपने आर ने अपनी डेट की जैसे ही एक्नॉलेजमेंट दे दी ना, क्या दे दी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट या लाइबिलिटी, उसी टाइम आप डी के अगेंस्ट में लायबल हो गए थे, और अब आपको वो पैसा देना पड़ेगा। क्या बात समझ में आती है? इसी को हम कह सकते हैं एस्टॉपल भी, एस्टॉपल टू एक्नॉलेजमेंट, कि एक बार अगर आपने एक्नॉलेजमेंट दे दी तो अब आपको उस बात से मुकरने दिया नहीं जाएगा। और बच्चों ये कोई कहानी नहीं थी, इस केस लॉ का असली नाम है देवराजा, इन मिस्टर डी का नाम था देवराजा वर्सेस रामकृष्णैया। इंडिया का केस लॉ है बच्चों, देवराजा वर्सेस रामकृष्णैया। भले ही मिस्टर देवराजा स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, स्टिल वो केस फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको अपनी लाइबिलिटी की एक्नॉलेजमेंट दे दी थी, दैट आई विल पे आउटस्टैंडिंग टू यू आफ्टर सम टाइम। तो जी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सेल ऑफ प्रॉपर्टी हुई, 50% पेमेंट दे दी, बाकी 50% क्रेडिटर को करने के लिए कहा, क्रेडिटर मिस्टर डी हैं, इन्होंने उस 50% में से भी 50% दे दिया, यानी कि 25% दे दिया, और बाकी की एक्नॉलेजमेंट दे दी। बाकी जब पैसा नहीं दिया तो हमने केस फाइल करा, केस लॉ का नाम है देवराजा वर्सेस रामकृष्णैया, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट या लाइबिलिटी। तो आज की क्लास में दो केस लॉ सीख लिए हमने, ठीक है ना, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलें आगे। अभी बच्चों खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलें आगे। चलें बच्चों, ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखना अगला वाला केस लॉ, एक नॉर्मल केस लॉ है, रियल लाइफ का एग्जांपल है, आप इसे रियल लाइफ से भी इक्वेट कर सकते हो। पॉइंट कौन सा होगा ये, हमारे पॉइंट्स कितने हो गए हैं, 4 पॉइंट्स वी हैव कंप्लीटेड। पॉइंट नंबर 5, बच्चों ये थे एक मिस्टर एक्स लैंडलॉर्ड, इन्होंने अपनी कुछ
जमीन किराए पर दी मिस्टर वाई को, जो कि थे टेनेंट, टेंट लिख दिया मैंने, टेनेंट, रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है जी। अब ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी इन्होंने, किस कंडीशन के साथ, देखना कि भैया आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो चलेगा 11 मंथ्स, 11 महीने के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे रहेगी। और अगर आप उसके आगे एक्सटेंड करते हो, यानी कि अपनी ड्यूरेशन बढ़ाते हो आफ्टर 11 मंथ्स, अगर आप अपनी ड्यूरेशन को 11 महीने से बढ़ाते हो तो आपके रेंट में 10% का एडिशन हो जाएगा। आपको पता ही है प्रॉपर्टी में बच्चों रेंट का एडिशन होता है। आप कभी भी प्रॉपर्टी रेंट पे ले लेना, आपके साथ यही कंडीशन होती है। आप कभी भी, बिजनेस में तो होती है, भले ही रेजिडेंशियल घर में ऐसा ना हो, बट अगर बिजनेस प्रॉपर्टी कोई रेंट पे ली है तो हमेशा ये एग्रीमेंट होता है कि 10% का इंक्रीमेंट करेंगे। अब मिस्टर वाई ने क्या करा, कुछ टाइम प्रॉपर्टी खुद यूज करी और कुछ टाइम बाद ये प्रॉपर्टी को आगे रेंट कर दिया, सबलेट कर दिया, जैसे बोलते हैं सबलेटिंग। क्या ऐसा भी होता है सर? बिल्कुल होता है बच्चों, ऐसा भी होता है। इन्होंने इस प्रॉपर्टी को सबलेट कर दिया मिस्टर जेड को, सबलेट, और ये बन गए अब न्यू टेनेंट। सर क्या मिस्टर एक्स से पूछेंगे? बच्चों मिस्टर एक्स से पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, एग्रीमेंट में लिखा होगा। अगर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि आप सबलेट नहीं कर सकते तो बिना पूछे नहीं करोगे, बट अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो आप सबलेटिंग कर सकते हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो इन्होंने आगे सबलेट कर दिया, मान लो सबलेट कर दिया आफ्टर 6 मंथ्स, टाइम भी ले लेते हैं। इन्होंने सबलेट कर दिया, सबलेट आफ्टर 6 मंथ्स। अब इन्होंने जब सबलेट कर दिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया वाई और जेड के बीच में, ठीक है जी। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई, एक कॉन्ट्रैक्ट वाई और जेड, और मिस्टर वाई सबलेट कर कर अपना गांव निकल गए। अब 11 महीने बाद रेंट उनके पास पहुंचता रहा, उनके अकाउंट नंबर में, भैया जो अकाउंट नंबर दिया था उनके पास पहुंचता रहा। अब 11 महीने बाद मिस्टर एक्स आए मिस्टर जेड के बाद और कहा कि सर अब आपका प्रॉपर्टी खाली करने का टाइम हो गया, और अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको 10% का एडिशनल रेंट अब से देना होगा। मिस्टर जेड कहता जी मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। उसने कहा ठीक है, नहीं पता था तो प्रॉपर्टी खाली कर दो, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, मैं आपको जानता नहीं हूं। ठीक है, वो अगर सबलेट करके चले भी गए थे तो 11 महीने ही बोल के गए होंगे आपको, हाँ जी 11 ही महीने बोल के गए थे, तो आप इस प्रॉपर्टी को खाली कर दो। अगर रहना चाहते हो तो आपको 10% रेंट बढ़ा के देना होगा। मिस्टर जेड कहता नहीं जी मैं तो आगे रहना चाहता हूँ, बट मैं सेम रेंट में ही रहूंगा, मैं तो आगे नहीं रहूंगा। मिस्टर जेड ने कहा ठीक है, ऐसे नहीं मानोगे तो मैं आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर देता हूँ और कोर्ट में मिलता हूँ आपसे। अब मिस्टर जेड कहता है कि आप मेरे अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, अगर आपको मेरे से कुछ भी कहलवाना है, कुछ भी कोई भी राइट एक्सरसाइज करवाना है तो मिस्टर वाई को बुला के लाओ, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर वाई के साथ हुआ था, आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, यू आर दी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर एक्स कहता है बिल्कुल ठीक, मैं तो स्ट्रेंजर हूं, बट मैं कहां वाई को ढूंढने जाऊंगा प्रॉपर्टी मेरी, और बताओ मुझसे कह रहा है मैं ढूंढने जाऊं। बताओ क्या मिस्टर एक्स ये केस फाइल मिस्टर जेड के अगेंस्ट में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या अपनी कंडीशंस को मिस्टर जेड के अगेंस्ट में मनवा सकते हैं या नहीं मनवा सकते? आंसर इज यस। प्रॉपर्टी का ओनर अपनी प्रॉपर्टी की कंडीशंस को लेकर इवन अगर वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है तो केस फाइल कर सकता है और मनवा सकता है। फिफ्थ पॉइंट हो गया कंडीशंस, और इन कंडीशंस को एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, कोवेनेंट्स। क्या जाना जाता है? कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड, कंडीशन स्लैश कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड।
आप भी ये बात जानते हो क्या एक्स बताना अपनी प्रॉपर्टी में अधिकार जमाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ काम करने के लिए क्या वाई को ढूंढने जाएगा? उसको क्या मतलब, भाई मेरी प्रॉपर्टी में अपनी कंडीशंस को एनफोर्स करवाना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रेंट करा, टेनेंट ने 4 महीने बाद, कितने महीने बाद, सॉरी 6 महीने बाद आगे सबलेट कर दिया, कर दे भाई, ये न्यू टेनेंट बन गया। अच्छा कंडीशन ये थी, इन्होंने कहा मेरी कंडीशंस को मानो अदरवाइज मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दो, तो वो ऐसा करवा सकते हैं भले वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो। फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है ना बच्चों, इसके ऊपर बहुत केस लॉज आते हैं, बहुत पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। और हमेशा एक चीज याद रखना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कंसीडरेशन चैप्टर जो है ना वो पूरा है ही एक्सेप्शंस का। अभी एक एक्सेप्शन पढ़वाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, अभी एक और एक्सेप्शन पढ़वाऊंगा, और ये एक्सेप्शन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बस इस चैप्टर में आप सीखते ही क्या हो, ओनली एक्सेप्शंस। अभी अगले सेशन में और एक्सेप्शन सिखाऊंगा, तब आप देखना, आप कहोगे सर टोटली एक्सेप्टेंस का ही ये पूरा चैप्टर है। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं बच्चों अपने अगले पॉइंट पर। सॉरी, अगला है बच्चों असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या है? असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनी कौन होता है? टू whom राइट्स आर ट्रांसफर्ड। जिसको क्या ट्रांसफर होते हैं? राइट्स का ट्रांसफर होता है, समझना। थोड़ा सा अकाउंट से रिलेट करूंगा बच्चों। ए ने बी को कुछ क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई करे, गुड्स ऑन क्रेडिट, और बी से कहा मैं आपको उधार तो दे रहा हूं बट साथ में आपको क्या भेज रहा हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनको साइन करके भेज देना। ए हो गए क्रेडिटर, बी हो गए डेटर, इनको बिल्स की 2 कॉपीज भेजी जाएंगी। ये सब अकाउंट्स की बात है, वहां पे समझनी है, मैं सिर्फ थोड़ा सा लिंकेज उठा रहा हूं। तो क्रेडिटर के पास एक कॉपी आ जाएगी बिल्स की जिसका नाम होता है बिल्स रिसीवेबल, और एक कॉपी डेटर के पास रहेगी, इसका नाम होता है बिल्स पेबल। ये सब अकाउंट्स की बात है। यानी कि ए के पास आज अपने गुड्स का पैसा नहीं है, बट उन गुड्स के पैसे के बदले बिल रिसीवेबल नाम का डॉक्यूमेंट है। अब हुआ क्या, ए का कोई क्रेडिटर है मिस्टर सी जो उनसे पैसे मांगने आया, कहता जी मुझे मेरे गुड्स का पैसा दो। सी कहता है मेरे पास तो पैसा नहीं है बट हाँ बिल्स रिसीवेबल है। उसने कहा जी ठीक है वही दे दो। तो इन्होंने ये बिल्स को एंडोर्स कर दिया। आप जानते हो बिल्स को एंडोर्स करा जा सकता है, एंडोर्स मतलब होता है ट्रांसफर करा जा सकता है। अब ये बिल सी के पास चला गया, सी का क्रेडिटर है कोई डी, ये कौन है? क्रेडिटर ऑफ सी। डी पैसे मांगने गया, सी ने भी यही करा, पैसा नहीं है, बिल्स पड़े हैं, बिल्स दे दो, एंडोर्स कर दिया। ऐसे ऐसे करके आप इस बिल को जब तक चाहो, जितने लोगों को चाहो एंडोर्स कर सकते हो, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब तक मैच्योरिटी की डेट नहीं आ जाती आप इस बिल्स को एन नंबर ऑफ टाइम्स तक एंडोर्स कर सकते हो। अब मान लो ये बिल आज डी के पास पड़ा हुआ है, आज ये बिल किसके पास पड़ा हुआ है? डी के पास। तो बच्चों डी इज कॉल्ड एज असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डी को क्या बोला जाएगा कि भैया ये हैं असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप इन्हें बोलते हो होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है जी, या फिर आप इसे क्या बोलते हो? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब मान लो डी जिस दिन ड्यू डेट आई अपना पैसा लेने पहुंचा बी के पास, और बी ने इस पैसे को लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। पैसे को देने से सॉरी क्या कर दिया? मना कर दिया। कहा जी मेरे पास पैसे नहीं पड़े, भाग जाओ यहां से, कोई पैसा नहीं दूंगा आपको। डी कहता है यार बड़ी अजीब बात है, अब पैसा ही नहीं दे रहा। डी गया सी के पास, सी का पता चला जी ये तो एक्सपायर हो चुका है। लो जी, अब डी गया ए के पास, ए कहता है जी मैं तो आपको जानता ही नहीं, मैं आपको पैसे क्यों दूं? तो बताना क्या डी ए या फिर बी भी, क्या डी ए
और बी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? आंसर इज यस। भले ही डी का ए और बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, बट डी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट, चाहे वो ए के अगेंस्ट में चला जाए या बी के अगेंस्ट में चला जाए, कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ए और बी फॉर हिज पेमेंट। वो इन दोनों के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है, भले ही वो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, बट उसको ये अधिकार देता है लॉ कि वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल, प्रीवियस पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। क्या हुआ? गुड्स ऑन क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाए गए, एंडोर्स कर दिया गया, फिर एंडोर्स कर दिया गया। जब ड्यू डेट की पेमेंट आई तो इन्होंने मना कर दिया, तो वो चाहे तो किसी के भी अगेंस्ट में केस फाइल करके अपना पैसा ले सकता है, क्योंकि सी तो बेचारा मर चुका है। इसी को बोलते हैं असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो असाइनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियस किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में भी केस फाइल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। यहाँ हमारी ये एक्सेप्शंस होती हैं खत्म। अब बच्चों मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।